Hello my dear students. Hello my dear students, welcome to all of you in your online classes. Students, हम लोग रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो तक हमने कूलम्स लॉ के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। अब आपको बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं, जिन बातों को मैं आपको इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ आप उसे नोट करते जाइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आप अपने एग्जाम के लिए पूरे चैप्टर्स की रिवीजन करिए। चैप्टर 1-2 का हम यहाँ भी करा रहे हैं, आपके पास जो नोट्स है उससे भी करते रहिए। आप क्या करिए, नोट्स लेके बैठिए, साथ ही साथ वीडियोस को शांति से एक कमरे में देखते जाएं और नोट्स में क्या लिखा है उसे देखते जाएं। दोनों को एक साथ करते आगे जब बढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा और बातें क्लियरली समझ में आएंगी। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई समस्या है तो आप प्लीज उसे पूछ लीजिए अभी, ताकि एग्जाम में आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है बेटे, तो लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ तक डिस्कस कर चुके हैं रिवीजन में। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला आया है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला आया। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं या पूछे पॉसिबिलिटी है वो जरा देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, दो चार्जेस को r डिस्टेंस पर रख देते हैं। तो कहते हैं कि मान लीजिए इनके बीच में फोर्सेस F है, इनके बीच की फोर्स F है। अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस हाफ कर दें, यानी यही चार्जेस को उठा के हम क्या कर दें r/2 डिस्टेंस पर रखें, तो फोर्स पहले से कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन ये। तो अगर आप देखें तो पहली केस में आपका ये फोर्स होगा, दूसरी केस में मान लीजिए F डैश, तो 1/4πε0। चार्जेस तो Q1 Q2 है, लेकिन डिस्टेंस अब आपका r/2 है। तो अब आप देखिए क्या होने वाला है। देखिए ये Q1 Q2/r² तो रहेगा, ये नीचे बाई 4 हो जाएगा, होगा ना। तो ये आपके बेटे 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा। अब जो अंडरलाइन है वो क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वो किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो आपने यहाँ से देखा कि पहले से अब का जो फोर्स है वो 4 टाइम्स बढ़ चुका है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम क्या करें, चार्ज की वैल्यू को घटा दें तो क्या होगा, तब फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा। एक दूसरा इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, है ना, K = 1 या K = 2 या K = 3 या 4 की वैल्यू, तब किस तरीके से फोर्स बदलेगा, ये सब पूछे जा सकते हैं। बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं और आपके फर्स्ट टर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तब का केस है जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमारा चार्ज प्लेस किया जाए, जहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू आपको दी रहेगी। तो फोर्स कितना घटेगा बढ़ेगा, इन सब की क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में भी, बोर्ड्स एग्जाम में भी, यहाँ पे भी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर आप बात करते हैं कि अगर आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस दी गई है, मतलब मान लीजिए ये 3-4 चार्जेस या मोर देन 1 to 4 चार्जेस, एक चार्ज दी गई है N चार्ज। इसी चार्ज मान लीजिए इस पर आपको फोर्स निकालना है इन ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। तो ये पहले चार्ज की वजह से इस पर फोर्स निकाल लीजिए, दूसरे चार्ज की वजह से निकाल लीजिए फोर्स, तीसरे, चौथे, पांचवे, यानी हर एक चार्ज की वजह से फोर्सेस इस पर कैलकुलेट कर लीजिए। और फिर इन चार्जेस पर जो फोर्सेस, इन चार्जेस की वजह से आपने इस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट किया, इसका नेट निकाल लीजिए, नेट फोर्स निकाल लीजिए। तो नेट चूंकि हमारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इनका वेक्टर सम कर देंगे तो आपको नेट फोर्स मिलेगा। यानी F नेट फोर्स क्या मिलने वाला है, फोर्स ड्यू टू द चार्ज 1, फोर्स ड्यू टू द चार्ज 2, यानी हर एक चार्ज की वजह से जो फोर्स आपने निकाला है सबका वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपको नेट फोर्स पता लग जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स इस चार्ज पर। तो आप कह सकते हो कि आपने इस चार्ज पर नेट चार्ज फाइंड कर लिया। इस रूल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। इस पर मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल दो से ज्यादा ही कराया होगा। वैसे आपको याद होगा तो मैंने एक बताया था कि 2 चार्जेस या 3 चार्जेस आप ले लीजिए, ऐसे एक ट्राइंगल के, मान लीजिए एक BC ट्राइंगल है और इनके चार्जेस की कुछ वैल्यूज ली होगी उस समय। आपको बोला था कि इस चार्ज पर फोर्स निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकाल लेंगे, दूसरे चार्ज की वजह से इस पर फोर्स निकाल लेंगे, फिर दोनों चार्जेस मान लीजिए फोर्स का डायरेक्शन ये आया, तो इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, तो तीसरे चार्ज पर क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे 2 चार्जेस ले लीजिए, Q1 यहाँ ले लीजिए, Q2 यहाँ ले लीजिए, एक तीसरा चार्ज इसके बीच में प्लेस कर दीजिए, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा कि ये बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल आपको कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप आइए इस पर,
मान लीजिए आपको एक क्या दे दिया जाए, एक मान लीजिए ये स्क्वायर दे दिया जाए ए आर्म का, यानी इसकी साइड का लेंथ ए है, चार्जेस Q1 Q2 Q3, मान लीजिए इसको वैल्यू कुछ भी दे दिया जाए, आप उस वैल्यूज को लेके आप क्या करें, किसी सेंटर पे रखे हुए फोर्स पर चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज पर फोर्स निकाल लीजिए एक, या इस चार्ज पर फोर्स निकाल लीजिए, या इस चार्ज या किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालने को दे सकता है। तो इस पर भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इनमें से ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको आप देख लीजिए, सीरियसली इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो कूलम्स लॉ पर डिस्कशन के बाद कूलम्स लॉ की, है ना, आते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या बताया था मैं कि ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों हो सकते हैं, यानी जब लाइक चार्जेस हम देखेंगे तो कूलम फोर्स या कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो रिपल्सन का होगा, वहीं अनलाइक चार्जेस के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है बेटे। तो यानी प्लस प्लस चार्जेस क्या करेंगी, माइनस माइनस चार्जेस अगर कॉम्बिनेशन दिया गया है इनके बीच में रिपल्शन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा। फिर अगर या तो प्लस माइनस चार्जेस का कॉम्बिनेशन या माइनस प्लस चार्ज का कॉम्बिनेशन अगर आप देख रहे हैं, देन यू विल सी दैट देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। ओके, अनदर वन इज कि हमेशा ये चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर एक्ट करता है। दैट मीन्स अगर आप Q1 Q2 पर Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो अगर आपको फोर्स देखना है देन इट विल ऑलवेज एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बाय द चार्जेस, ठीक है। अदर देन दिस लाइन आपको कहीं भी फोर्स फील नहीं होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी। तीसरी प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो बेटे, तो मैंने ये बताई थी कि ये फोर्स रखे गए मीडियम पर डिपेंड करता है। ऑब्वियस है कि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आपने देखा तो ये मीडियम पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स इसी चीज को वेरीफाई करता है। दैट मीन्स अगर आपने क्या किया बेटे, Q1 चार्ज ले लिया और Q2 चार्ज यहाँ पर R डिस्टेंस पर ले लिया, तो Q2 चार्ज को आप कहीं भी R डिस्टेंस पर ले जाके रखिए, ठीक है। Q1 को फिक्स कर दीजिए, Q2 चार्ज को आप R डिस्टेंस पर कहीं भी रखें, यानी एक सर्कल या एक स्फीयर के पर Q2 R रेडियस के स्फीयर पर Q2 चार्ज कहीं भी रख दीजिए, देन यू विल फाइंड दैट फोर्सेस सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी या सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो कोलम्बियन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इफ द फोर्स फॉलो दिस फॉर्मूला, अगर आपका फोर्स इस पैटर्न को फॉलो करता है, दैट मीन्स ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है, दैट इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स कम हो रहा और पावर 2 पर डिपेंड करे, पावर माइनस जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो इसे इनवर्स स्क्वायर फोर्स बोलते हैं। तो हमारा कोलम्बियन फोर्स क्या है, इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। यानी आप देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी तरीके का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था जब आप ग्रेविटेशन कक्षा 10 में या कक्षा 9 में, क्लास 9 में और क्लास 12 में, क्लास 11 में आपने पढ़ी, उसमें भी आप देखें, उसमें भी इसी तरीके का फॉर्मूला मिला। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दोनों में अगर आपसे डिफरेंस कोई पूछता है कि कोलम्बियन फोर्स और इन सब में क्या डिफरेंस है, तो 2 लाइन में आप इसको बता सकते हैं। एक तो ये क्या है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये चार्जेस पर डिपेंड करता है, चार्ज की पोलैरिटीज पे। लेकिन हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव वेदर द चार्ज, व्हाटएवर द चार्ज ऑन द बॉडी, क्योंकि ये चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, ये मास पर डिपेंड करता है। मास की वैरायटी अभी तक आपके स्टैंडर्ड पर नहीं बताई जाती, ठीक है। तो मास का कोई वैरायटी नहीं होता। दैट इज वाई द फोर्स इज यूनिक बिटवीन द टाइप ऑफ द फोर्स इज यूनिक बिटवीन द टू masses और टू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको दिखवाई हैं, समझाई हैं, बातों को समझना। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि कूलम्स लॉ लिमिटेड कहाँ पर है बेटे। तो
कूलम्स लॉ पहली बात बेटे पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, स्टैटिक होना चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, अगर चार्ज बहुत बड़ा है तो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। पॉइंट चार्ज मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा पार्टिकल भी हो सकता है और पॉइंट चार्ज अर्थ भी हो सकता है, लेकिन जब अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहां से दूसरा जो पार्टिकल हो वो सन है, यानी सफिशिएंट डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। अगर आप देखें इस चौक को, मैं यहां से देख रहा हूं तो पास में बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत दूर से देखूं तो ये पॉइंट्स ऐसा दिखने लगेगा। तो अगर पॉइंट चार्ज कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेन के पॉइंट के बराबर का चार्ज हो, नहीं। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब कि ये दो चार्जेस पॉइंट चार्ज हो सकती है, दे आर एट सफिशिएंट डिस्टेंस। अब सफिशिएंट डिस्टेंस का क्या कंपैरिजन है बेटे, क्या होगा सर कि कितना कहें, तो इसके कंपैरिजन, इसकी साइज के कंपैरिजन में, अर्थ के साइज के कंपैरिजन में, अर्थ का अगर मान लीजिए साइज x है तो इससे 1000x दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, या इससे भी दूरी पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसे भी पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई अर्थ x दूरी पर है और x दूरी पर ही आपका दूसरा कोई पार्टिकल है तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द, दे मे नॉट बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज आपको समझ में आया। दूसरा बेटे इसकी दूरी के लिए है, ये सबसे कम दूरी का क्या हो सकती है, ये कूलम्स लॉ का वैलिडेशन जो वैलिडिटी है वो सबसे कम दूरी क्या है, वो एटॉमिक डिस्टेंस है। यानी एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एटॉमिक डिस्टेंस तक ही क्या कर सकता है, ये एप्लीकेबल है। और एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, 10⁻⁻11 मीटर। तो कूलम्स लॉ इज वैलिड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज वैलिड, लास्ट लिमिट क्या है उसकी, 10⁻⁻11 मीटर। इसके नीचे की दूरी पर, इससे कम दूरी पर कूलम्स लॉ काम नहीं करता। तो ये कूलम्स लॉ पर क्या हो गया, आपकी लिमिटेशन और प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन हो गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बेटे आपको हो सकता है कि टॉपिक आगे पीछे हो जाए, कोई बात नहीं, नोट्स के पैटर्न पे आपको लगी नहीं है सर आगे पीछे चल रहे हैं, कोई बात नहीं। जब वंस वी कंप्लीट द चैप्टर देन आप देखेंगे कि सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स क्या हो गए, रिवीजन हो गए। आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटे, आप एक चार्ज लिए और दूसरे चार्ज को पास में ले आके रख दिए, देन आप क्या देख रहे हो कि ये फोर्स फील करता है, ऐसे हटा दीजिए, ठीक है, एक को फिक्स कर दीजिए। दूसरे चार्ज को आप क्या करेंगे, बहुत दूर से, इन्फिनिटी से ले आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि जैसे ही आप यहाँ पर आए फोर्स लगना चालू हो गया। इधर से आए, यहाँ पर पहुंचे, फोर्स लगना चालू हो गया। इधर से आए, यहाँ पर आए, फोर्स लगना चालू हो गया। यानी इधर तक फोर्स नहीं था, यहाँ तक फोर्स नहीं था, इन दोनों के बीच में यहाँ तक फोर्स नहीं था। लेकिन जैसे ही आप इस रीजन में आए तो आपने देखा कि इस चार्ज का, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं Q1, इसका इस पर फोर्स लगना चालू हो गया। तो आपने ये देखा कि इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है जिसमें वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, और उस रीजन से बाहर कर दें तो फोर्स नहीं लगा रहा। तो इस रीजन को बेटे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक लाइन में बोलें, द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इन अनदर चार्ज ऑन अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी चार्ज के चारों तरफ का रीजन जिसमें वो दूसरे चार्ज पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिपेंड करता है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप जानते हैं। फोर्स लगाता है, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे यहाँ पर रहेगा तो एक अलग फोर्स फील करेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो अलग फील करेगा, यहाँ पे अलग। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। इसका क्या मतलब है कि हमें एक चीज और निकालने की जरूरत है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालने की जरूरत है माय डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या तात्पर्य है, अगर आपने क्या किया, ये चार्ज ले लिया और इस चार्ज को आप यहाँ पे ले आके रख दिए, तो ठीक है, मान लीजिए इस 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज बहुत बड़ा है लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ठीक है, तो
इसके एक कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इसके एक कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है। मान लीजिए अभी फोर्स लग रहा है F, तो एक कूलम फोर्स निकालने के, एक कूलम पर लगे फोर्स को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। तो हमें क्या पता लग जाएगा कि इसके एक कूलम पर ये चार्ज इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगा रहा है। और एक्चुअली आप क्या निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली डेफिनेशन ऐसे बनता है, लिमिट डेल्टा Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q, ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। लिमिट Q नॉट 0 क्यों लगाया जाता है कि चार्ज को हम स्मॉलर ले आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, जितना छोटा चार्ज ले आएंगे उतनी अच्छी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी बेटे, आप बताओ। फोर्स अपॉन चार्ज है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें जानना है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। माय डियर स्टूडेंट, इट इज रिवीजन वीडियोस, तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे एंड योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी इन MCQ पैटर्न, देन हमें किसी भी तरीके की डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं। So we will do only formula revision. Here, electric field due to the point charge at r distance will be 1/4 pi epsilon naught q by r square. देखिए कैसे, मान लीजिए q चार्ज यहाँ पर रहता है, r डिस्टेंस पर पॉइंट p है, हमें इस चार्ज की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसका फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught q by r square होने वाला है, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, क्योंकि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है देन इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यानी अगर आपको यहाँ पर ऐसे प्लेट्स पर चार्जेस दे दी जाए और क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बेटे, तो इधर इधर की तरफ होगा और यहाँ इधर की तरफ होगा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे चार्ज पर डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज इसे बोलते हैं, और दूसरा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और डिस्टेंस कैसा होगा बेटे, 1/r², यानी डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। ग्राफ अगर आपसे पूछे E वर्सेस R ग्राफ, तो देखिए अगर आप इस एक्सिस पर E रखते हैं और इस एक्सिस पर R, तो ये ग्राफ आपका ऐसा होगा, इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। और अगर बेटे क्वेश्चन पलट दिया और पूछा कि E वर्सेस 1/r² ग्राफ खींचिए, देन इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। बहुत डिटेल में बताया था सारी बातें आपको, जब हम पहली बार पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे, चूंकि रिवीजन है बेटे तो मुझे इसी मेथड को फॉलो करना होगा, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू फिनिश द रिवीजन ऑफ चैप्टर 1। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज भी का वीडियो रिवीजन समझ में आया। अब आप क्या करिए, जब भी रिवीजन करिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, उसको आप देखते चलिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने बताया है। पहले नोट्स को देखते हुए, वीडियोस को देखते हुए आगे बढ़िए। आपका 20 मिनट में, ये 20 मिनट के वीडियो में आपका ये, जब आप पहले की वीडियो में देखेंगे तो ये 5 से 6 वीडियो में बढ़ाया गया होगा। आज आपका 20 मिनट में रिवीजन हो गया, हालांकि जब आप उसको देखे होंगे तभी आपका ये रिवीजन अच्छे से हुआ।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही। न्यूमेरिकल का ये शॉर्ट टाइप के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क में दिए, लेकिन आपने ट्राई नहीं किए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर भी अभी भी मौका है, अगर करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, अगर कहीं भी समस्या आती है तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।